दोस्तों नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है वो दो मसलों में बुलाई गई है। एक, कल जिस तरीके से सीएनजी फिटनेस घोटाले पे गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी थी वो इनवैलिड है, और दूसरा, मुंबई के आतंकवादी हमले 26/11 के हमारे जांबाज सिपाही और देशभक्त कमांडो सुरेंद्र को जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया है, उसके संदर्भ में मैं सीएनजी फिटनेस केस के बारे में पहले बता दूंगा। उसके बाद दिल्ली के कन्वीनर दिलीप पांडे जी कमांडर सुरेंद्र के बारे में अपनी बात रखेंगे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि सीएनजी फिटनेस घोटाला पे आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी थी, और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को गृह मंत्रालय की तरफ से ये बताने का प्रयास किया गया है कि उसके जो गठन की प्रक्रिया थी वो ठीक नहीं है और वो इनवैलिड है, कानून के मुताबिक नहीं है। सीएनजी फिटनेस केस दिल्ली और भारतीय राजनीति का एक ऐसा मामला है जिसमें एक मुख्यमंत्री, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक चीफ सेक्रेटरी और दो अन्य सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की भूमिका संदिग्ध है और गंभीर आरोप है। आप सब लोग जानते हैं सीएनजी फिटनेस केस क्या है। 100 करोड़ रुपए का घोटाला था। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और उनके साथ के दो वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप थे, और जब इस पूरे मामले की जांच का काम शुरू हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब जांच का काम शुरू किया, तो इस जांच को रोकने का काम शीला दीक्षित और जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब की तरफ से हुआ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने परमिशन मांगी कि इस मामले में जांच की परमिशन उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने भी परमिशन मांगी कि इस पूरे मामले में की जांच की परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में भ्रष्टाचार और घपले के प्राइमा फेसाई एविडेंसेस मिल रहे हैं। दो एजेंसियां, एंटी करप्शन ब्यूरो के 3 बार और सीबीआई के 1 बार इजाजत मांगने के बावजूद भी सीएनजी फिटनेस केस को बंद करने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया, नजीब जंग साहब ने। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि वो कौन सी मजबूरियां थीं जिन मजबूरियों की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, नजीब जंग साहब ने इस पूरे मामले की जांच नहीं होने दी। और जब प्रेसिडेंट रूल दिल्ली के अंदर था तो उन्हीं मुख्य सचिव महोदय को दोबारा दिल्ली के अंदर मुख्य सचिव के पद पर लाने का प्रयास किया गया, उनको लाया गया, जिनका नाम सीएनजी घोटाले में संदिग्ध है, जिनकी भूमिका संदिग्ध है। कांग्रेस के रिजीम में भी उनको बचाने का काम किया गया, और जब बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर थी, दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट रूल था, तब भी उनको बचाने का काम किया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि मोदी की सरकार ये कतई नहीं चाहती कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच हो, क्योंकि इस मामले में अगर जांच होगी तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस घोटाले के अंदर पूरी तरीके से लिप्त हैं, और वो बड़े बड़े अधिकारियों को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि इसकी आंच उन तक ना आए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भूमिका के बारे में कहना चाहता हूं, यह मामला बिल्कुल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जो वहां के गवर्नर साहब की भूमिका दिखाई पड़ रही थी, लगभग वैसा ही यह मामला लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
और मैं फिर कहूँगा कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक कमिटमेंट है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर कोई बैठा हो, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संदेह है, तो कम से कम पूरे मामले की जांच तो होनी ही चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो। और अगर उस जांच को दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो जांच करना चाहती थीं, अनुमति मांग रही थीं, अगर उसके बावजूद भी जांच की अनुमति नहीं मिलती है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी को, किसी बड़े नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी फिर एक बार दोहराती है कि वो इस पूरे, जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इनवैलिड करने का काम किया गया है, उसकी जम के भर्त्सना करती है। और सरकार अपने स्तर पर देखेगी कि आगे कैसे इस मामले को बढ़ाना है। लेकिन पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है और दिल्ली सरकार से हमारी अपील है, हम डिमांड करते हैं कि सीएनजी फिटनेस केस की पूरी जांच होनी चाहिए, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और शीला दीक्षित की भूमिका की भी खास तौर पर पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों शख्सों ने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने से अनुमति देने से इनकार किया था। दोस्तों, जिन दो विषयों पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, रोचक ये है कि ये दोनों विषय आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड है? कमांडो सुरेंद्र के साथ उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ, उसकी पूरी कहानी हम आपके सामने पहले रख चुके हैं। आपको पता है कि इस पूरी घटना में हकीकत यह है कि एक सब्जी वाले को, एक रेडी पटरी वाले गरीब मजलूम को एनडीएमसी के कर्मचारी परेशान कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, जबरन वसूली कर रहे थे। रास्ते में गरीब आदमी के साथ अत्याचार होता देख कमांडो सुरेंद्र ने अपनी गाड़ी रोकी, बीच बचाव करने का प्रयास किया, वो वसूली न की जा सके इसका प्रयास किया, और इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा उन्हें कि मोदी जी की पुलिस ने कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ ही केस कर दिया। हमने अपना दुख, अपनी चिंता व्यक्त की है पहले भी कि शायद यही वो कारण होंगे कि राह चलते जब किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ गलत होता है, तो हम में से कोई भी व्यक्ति उस अत्याचार, उस गलती के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता कि क्या पता पुलिस वाला उनके खिलाफ ही कोई केस कर दे। आप सबको मालूम है कि इस पूरे प्रकरण में झूठे आरोप लगाकर कमांडो सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है, वरना मोदी पुलिस का या मोदी सरकार का कोई भी प्रज्ञ प्रबुद्ध वकील हमें बस ये समझा दे कि किसी अनजान व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से कोई कैसे संबोधित कर सकता है। कुछ पत्रकार मित्रों ने प्रश्न किया कि बदसलूकी तो की होगी। मैं उनसे भी जानना समझना चाहूँगा, आपको लगता है कि बदसलूकी की है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या उस कारण तक पहुँचना आपकी नैतिक और पत्रकारिता की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप वाकई ये मानते हैं कि कमांडो सुरेंद्र बेवजह रास्ते में अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और एक अनजान व्यक्ति से उलझ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं? या कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होगी कि एक गरीब मजलूम रेडी पटरी वाले को परेशान किया जा रहा था, उसे रोकने में, बीच बचाव में अगर वो आगे आते हैं तो उनके इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए, न कि इस तरह के बेतुके सवाल खड़े करके जो मूल प्रश्न है उसे डाइल्यूट किया जाए। दोस्तों, हमने पहले भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर, देश के अंदर गरीबों के साथ खड़े होते रहेंगे, रेडी पटरी वालों के साथ खड़े होते रहेंगे, उनके साथ, उनके ऊपर होने वाले हर अत्याचार में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और ऐसा करने के बदले में अगर मोदी जी की पुलिस उन्हें 1000 बार गिरफ्तार करती है तो हम सभी साथी 1000 बार गिरफ्तार होने को तैयार है,
लेकिन गरीबों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना हम नहीं छोड़ेंगे। आप सभी साथियों को मालूम होगा कि पिछले 2-3 महीने से एक कवायद चल रही थी, आज गिरफ्तार किया जाएगा, कल गिरफ्तार किया जाएगा। हमने मोदी जी की पुलिस से और मोदी जी के लगभग प्रवक्ता बन चुके माननीय बस्सी साहब से खुद जाकर गुजारिश करी कि आप क्यों परेशान होते हैं। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, आप उनके लिए प्रयास करिए। अपने विधायकों को तो हम खुद आपके सामने दरवाजे पे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कल गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के साथ जो 2-3 बिंदु उभर कर आए हैं उन्हें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरी तस्वीर साफ नजर आएगी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक के जो जितने भी जुमलेबाज नेता हैं वो आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे थे चुनाव के दौरान, शीला दीक्षित पे केस नहीं हो रहा, सीएनजी फिटनेस कैंप का क्या हुआ। और अब जब हमने उस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक जांच आयोग बनाया तो एलजी को बचाने के लिए एमएचए मोदी जी बीच में कूद पड़े। और इतना ही नहीं, बदले की भावना से आहत होकर झूठे आरोपों में कमांडो सुरेंद्र को कल रातों रात गिरफ्तार भी कर लिया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एमएचए का या मोदी सरकार का इसमें लोकस स्टैंडर्ड क्या बनता है, किस वजह से, किस तर्क से एक राज्य सरकार के जांच आयोग के बनाने के अधिकार का वो हनन कर रहे हैं। उनका नोटिफिकेशन सर्विसेज के ऊपर अतीत में आया, ठीक है, उनका काडर है, उनको रिपोर्ट करता है। एक बार को मान लेते हैं कि कहीं न कहीं इस तस्वीर का एक अंश वो भी है, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसको इनवैलिड करार दिया। लेकिन यहाँ पे एक भ्रष्टाचार के मामले को, एक घोटाले की जांच करने के लिए अगर राज्य सरकार जांच आयोग बनाती है तो गृह मंत्रालय और माननीय मोदी जी के कौन से ऐसे अधिकार उमड़ पड़े कि उन्होंने इस जांच आयोग को इनवैलिड करार दिया। ये भी एक सवाल करने का विषय है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इस पूरे प्रकरण में हमें सिर्फ एक ही बात मूल रूप से कहनी है कि माननीय मोदी जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव के पहले खूब जुमलेबाजी करी, आज की तारीख में मोदी जी और उनकी पुलिस भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है, उनको सुरक्षित करने में लगी हुई है। और इस देश के जो देशभक्त लोग हैं, कमांडो सुरेंद्र जैसे देशभक्त लोग, जिन्होंने नवजात बच्ची की परवाह किए बिना आतंकवादियों से लड़ने के लिए 26/11 में शामिल हो जाते हैं, ऐसे देशभक्तों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने पर आतुर हैं। एक चीज़ और भी है, 10 लाख का सूट पहनने वाले देश के प्रधानमंत्री को रेहड़ी पटरी वाले का दर्द समझ में नहीं आएगा। और एक बात और जोड़ दूं, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सदन की शुद्धता की बात करने वाले माननीय मोदी जी के अपने कैबिनेट में जो नामी गिरामी चेहरे हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। स्मृति ईरानी जी, इनको अपनी डिग्री का कुछ अता पता नहीं है, इस पे मोदी जी चुप है, मोदी जी की पुलिस चुप है। उमा भारती जी, इनके ऊपर हत्या, दंगे फसाद जैसे गंभीर आरोप है, हीनियस क्राइम के केसेस हैं। ये सांसद है झांसी से, इनके पास मंत्रालय है केंद्रीय जल संसाधन का, नदी विकास का। मोदी जी और उनकी पुलिस इसके ऊपर चुप है। रमाशंकर कठेरिया जी, हत्या, भड़काऊ भाषण, आपराधिक धमकी, जालसाजी, दंगे और फर्जी डिग्री के आरोप हैं इनके ऊपर। माननीय मोदी जी और मोदी जी की पुलिस इनके ऊपर चुप है। साध्वी निरंजन ज्योति जी, भड़काऊ भाषण, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने के आरोपी हैं, इनके ऊपर माननीय मोदी जी और मोदी जी की आदरणीय पुलिस चुप है। ये सारे उनके मंत्रालय के सम्मानित चेहरे हैं। दानवे राव साहब दादा राव जी, दंगे फसाद और एक संप्रदाय विशेष को उकसाने के गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर। माननीय मोदी जी और मोदी जी की आदरणीय पुलिस इनके खिलाफ भी चुप है। निहाल चंद, पूरे देश में नाम है, महिलाएं इनके नाम से थर थर कांपती होंगी, बलात्कार के आरोपी हैं, कोर्ट से फरार है, पुलिस को इनकी तलाश है। माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाते हैं, माननीय मोदी जी की आदरणीय पुलिस इनके ऊपर भी चुप है। माननीय नितिन गडकरी जी, मोदी जी के मंत्री हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीएजी के आरोपों ने सीएजी के रिपोर्ट ने इन आरोपों की पुष्टि की है। माननीय मोदी जी और उनकी आदरणीय पुलिस इनके ऊपर भी चुप है। आदरणीय वीके सिंह जी गाजियाबाद से सांसद हैं, दंगा का आरोप है इनके ऊपर।
खतरनाक हथियार रखने के आरोप इनके ऊपर है, लेकिन माननीय मोदी जी चुप है। माननीय मोदी जी की आदरणीय पुलिस इनके ऊपर भी चुप है। उपेंद्र कुशवाहा जी रिश्वत लेने के और सरकारी अफसर के अवमानना जैसे गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर, मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। मोदी जी की पुलिस इनके ऊपर भी चुप है। रामविलास पासवान जी हाजीपुर से सांसद हैं, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति का मंत्रालय इनके पास है। रिश्वत और संप्रदाय विशेष को उकसाने के, भड़काने के गंभीर आरोप है इनके खिलाफ। तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो माननीय मोदी जी ही गालियां बकते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन मोदी जी की पुलिस इनके ऊपर भी चुप है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कांग्रेस और भाजपा के तमाम सांसद हैं जिनके ऊपर माननीय मोदी जी की पुलिस चुप्पी साधे हुए है। उनके अपने पूर्व विधायक आरपी सिंह जी के ऊपर आरोप है कि जेई से मारपीट किया, गाली गलौज किया, आज तक वो भी फ्री घूम रहे हैं। उनके सांसद विधायक से सांसद बन चुके रमेश बिधूड़ी जी के ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं। मोदी जी की पुलिस को उनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। तो ये जो साजिशें रची जा रही हैं, मुझे लगता है कि जो भाई भी इस समय माननीय मोदी जी के सलाहकार हैं वो किसी गलत फहमी में है। वो एक गलत फहमी छोड़ दे कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को अगर वो गिरफ्तार कर ले, नेताओं को धमकाएं, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करे और इससे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संघर्ष को रोक दे, तो वो गलत फहमी में है। ऐसा नहीं है। इस तरह के दबाव से हमारी देशभक्ति दोगुनी होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें विश्वास है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे।